बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, दोनों स्टोरीज़ बड़ी अहम हैं। सेनेट इलेक्शन से कुछ ही रोज़ बाकी हैं, यानी यूँ समझ लें कि एक महीना भी नहीं है। आज स्केजुअल का ऐलान हो जाएगा और जनाब एक्सपेक्टेड यही हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त शेड्यूल उसका जारी भी हो चुका हो, तो जनाब उसमें जो है ना 2, 3, 4 मार्च इसी तरह से कोई एक्सपेक्टेड है। तो थोड़े ही दिन पहले पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वो झटका क्या है उसकी तफसील बयान करेंगे और साथ ये भी दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि खादिम रिजवी साहब के साहबजादे, जो कि खादिम रिजवी साहब की वफ़ात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह बने मौलाना साद रिजवी साहब, उनकी गिरफ्तारी अचानक इल्तवा में पड़ गई, अचानक टल गई, अचानक मुलतवी हो गई। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। किसने मुलतवी करवाई? जनाब आ जाए पहली स्टोरी पर। आपको पता है सेनेट इलेक्शंस की आमद है, कई वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है जनाब। जिस तरह से जजेस की वीडियो, तो कभी सियासतदानों की वीडियो, तो कभी किसी और की वीडियो, भारत कुछ है और भी वीडियोस हैं, बड़ी अहम वीडियोस हैं जो हो सकता है कि रिलीज़ पता नहीं क्या कभी करनी पड़ गई। अच्छा, इसी वीडियो से मुताल्लिक़ खान साहब ने कहा था 2018 में कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, तुम वीडियो में नोट गिन रहे हो। अब कल कह रहे थे खान साहब, कल परसों के जो है ना, कल गालिबन, कि भाई वीडियो अगर मेरे पास होती या मैंने पहले देखी होती तो मैं अदालत में पेश कर देता वो वीडियो। तो मैं हैरान हूँ, कहते इससे पहले तो मैंने देखी नहीं थी। तो हम ये हैरान है भाई खान साहब 2018 में सच बोल रहे थे या 2021 में बोल रहे थे या अब मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि दोनों में नहीं बोल रहे। खैर, अच्छा चले आगे चलते हैं जनाब। तो जनाब मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली पंजाब, खैर वो पीटीआई के टिकट पे तो नहीं लड़े थे, अपनी आज़ाद हैसियत में लड़े। उनका नाम है सरदार खुर्रम लगारी। वो जनाब आज़ाद हैसियत में लड़े थे मुजफ्फरगढ़ से और जीते थे। और फिर बाद में आपको वो सारा सिनेरियो तो पता है कि किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब ने जहाज़ भर के जनाब लाए और वो शमूलियत के फॉर्म फिल करवाए जल्दी। तो वो जनाब वो कह रहे हैं कि हमने पीटीआई को छोड़ने का फैसला कर लिया है। सरदार खुर्रम लगारी साहब वो कहते हैं कि हमने पीटीआई को छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन गिले शिकवे, वो ऐसे ही होता है ना कि जब कोई छोड़ता है, जब कोई तब्दीली आती है, ठीक है ना, ये तब्दीली है ना, तो जब तब्दीली आती है तो फिर इसी तरीके से तो वो कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ जी, मेरे साथ 5 अरकान और भी हैं। आप पता नहीं 5 के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएं। और कहते हैं कि जल्द ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हो सकता है ये जब आप वीडियो देख रहे हो तो सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो चुका और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हो। कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असबाब बताऊंगा। खान साहब ने वादे पूरे नहीं किए, मैंने इलाके के इश्यूज रखे सामने सारा कुछ, और कहाँ गए वो यूथ का कॉन्सेप्ट, और किधर गया वो सारा कुछ, और तरक्की के वादे और ये वो। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे साथ और भी। तो ये 6 अरकान अगर छोड़ जाते हैं, बहुत बड़ा धचका है। ऑलरेडी उनको अपना वो पड़ी हुई है कि जनाब ओपन बैलेट हो, सीक्रेट ना हो। हालांकि यही सीक्रेट बैलेट जो है ना उनको सेनेट के चेयरमैन के वक्त जो है ना बड़ा सूट करता था। यही सीक्रेट बैलेट उनको चौधरी सरवर साहब के इलेक्शन के वक्त बड़ा सूट करता था। अब उनको सूट नहीं करता क्योंकि अब फिर से अपने अरकान के फुर्र हो जाने का खदशा पैदा हो गया है और अभी जो है ना वो फिर से वो हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे साथ कोई 5 बंदे और हैं। आप देखिए कि 5 कौन से और होते हैं। वो तो जनाब हर दूसरे महीने कोई 4-5 नून लीग के 1-2 कोई पीपल्स पार्टी के उस्मान बुज़दार साथ बिठा लेते थे और वो कहते थे जनाब उनकी मुलाकात हो गई और वो खबर बन जाती थी। ये पता कोई नहीं है कि अपने ही जो है ना खैर से छोड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा धचका है। एक सिंबॉलिक वो होता है ना उसका ना, अब पता नहीं और कितने लोग हैं उनको पहले ही पड़ी हुई है कि जनाब वो हमें छोड़ेंगे, उनको पहले ही इस तरीके से समझ। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। देखें, आज उसकी हेयरिंग भी है, सदारती रेफरेंस वाली भी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये तो अदालत उज़्मा। लेकिन अब अगर अदालत उज़्मा ने बिलफर्ज, मैं आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूं, आप ये नोट कर लीजिएगा। अगर अदालत, मैं आता हूँ जनाब, मैं मौलाना साद रिजवी साहब की खबर पे आता हूँ। मैंने मुजफ्फरगढ़ से एक और मैंने बड़ी दिलचस्प खबर मेरे पास आई है सामने, थोड़ा सा दिल थाम के रखिए, वो इससे ज़्यादा कड़ाकेदार खबर है। मुजफ्फरगढ़ को याद रखिएगा, लफ्ज़ मुजफ्फरगढ़ आपने जेहन में रखना है। अच्छा जनाब, तो बात ये है कि अब सेनेट के, जब मैं आपको काम की बात बताने लगा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती बिल फर्ज, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं
उसी आइन का जो आर्टिकल 226 है, जो आर्टिकल 226 आइन का कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और वज़राए आला का इलेक्शन ये ओपन बैलेट से होंगे या शो ऑफ हैंड से होंगे, बाकी सारे के सारे सीक्रेट होंगे। फिर तो बात ही खत्म, फिर तो ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है ये अपनी मौत आप मर जाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, याद रखिएगा, कि ओपन बैलेट से करा लिया जाए इलेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ओपन बैलेट से करा लिया, लेकिन साथ ये भी कहती है कि अगर जिसकी जो मर्जी है, जिस उम्मीदवार को भी वो वोट देता है, जिसकी जो मर्जी है, उसको इस बुनियाद पे नाअहल नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, फिर भी पीटीआई लूजर रहेगी, क्योंकि यहां तो मसला पीटीआई तो ये कह रही है ना कि जनाब, अगर ये याद रखिएगा, मैं आपको बड़े काम का नुक्ता बता रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ओपन बैलेट से कराएं, लेकिन जिसकी मर्जी है, भले जिस पार्टी का भी हो, वो जिस उम्मीदवार को भी वोट देता है, सिर्फ इस वोट देने की बुनियाद पे उसको नाअहल नहीं किया जा सकता। उसको पार्टी से भले निकाल दें, लेकिन असेंबली से नहीं निकाला जा सकता। अब बात यह है कि या पार्टी से भी नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की अदालत उस्मा कुछ लिख देती है। मैं आपको कहता हूं कि डर फिर भी निकल जाएगा सबका, फिर भी किसी किस्म की कोई वो फिर भी लूजर पीटीआई होगी, क्योंकि लोगों को तो ये होता है ना कि जनाब ओपन बैलेट ये क्यों कराना चाह रहे हैं, ओपन बैलेट इस वजह से कराना चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने इधर उधर किया, क्योंकि फिर तो ये है ना कि फिर तो यह है कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि इसने वोट इस उम्मीदवार को नहीं दिया और उसको दिया है, इस बुनियाद पे, क्योंकि पैसों के लेन देन का पकड़ा जाना ये तो अब एक डिफरेंट सूरत हाल है ना। अब ये जो वीडियो सामने आई है, वो तो कहते हैं कि ये वीडियो स्पीकर हाउस में बनी है, उस वक्त स्पीकर असद कैसर साहब थे, ये कहते हैं कि हमें परवेज खटक साहब ने। अब इस तरह से उनकी एक और पीटीआई के एमपीए का, साबिक एमपीए का मैं बयान पढ़ रहा था, देख रहा था, उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो वीडियो बन रही थी, परवेज खटक साहब मौजूद थे, उधर साइड पे बैठे हुए थे, इस हद तक भी उन्होंने कहा है। तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें होती हैं ना, अब हर वक्त तो फिर अब उसके बाद मेरा ख्याल है अगर किसी ने पैसों का लेन देन किया तो फिर वो वीडियो बनाने और बनवाने में और भी ज्यादा मुतात हो जाएगा। ये एक और इशू हो गया है। अब मैं और बताऊं, अब पीटीआई अगर ये वीडियो लेके गई वहां सेनेट में, तो याद रख लीजिएगा कि वहां इस पे वो क्वेश्चंस उठने हैं इस वीडियो पे। फिर इस वीडियो का अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर करा के दें, और उन्होंने वो उस वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट के लिए इस तरह से भेज दिया, तो फिर क्या होगा। उन्होंने कुछ और क्वेश्चंस उठा दिए कि वजीर कानून जिनको आपने बनाया हुआ था वो वीडियो में नजर आया, आपने 2.5 साल तक, 3 साल तक उसको वजीर कानून क्यों बरकरार रखा। उन्होंने ये क्वेश्चन भी साथ ही, अब तो साथ उठ गए हैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस, कि उनका तो आपको बहुत बड़ा वो है, लेकिन आपने खुद जो है ना फंडिंग जारी कर दी है पंजाब की सूबाई असेंबली के मेंबरान को भी जो हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, और जो एमएनएज हैं यहां पर, इनको भी फंडिंग। तो इसका क्या चक्कर है, क्या ये सियासी रिश्वत नहीं? वहां तो फिर सवालात खड़े हो जाएंगे ना, जब वीडियो वहां सुप्रीम कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश की जाएगी, तो ये एक पॉलिटिकल, एक अपना गिमिक के तौर पे इस्तेमाल तो की है वीडियो, लेकिन ये वीडियो गले न पड़ गई उसी तरीके से जिस तरह से कुछ और वीडियोस गले पड़ी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अब ये देखें कि क्या होता है। कि मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब ओपन बैलेट से, अगर बिल फर्ज वो कहते हैं कि ओपन बैलेट से कराओ, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता, पार्टी से नहीं निकाला जा सकता कि अगर इसने उस उम्मीदवार को नहीं दिया और उस उम्मीदवार को दिया, याद रखिएगा फिर भी सबसे ज्यादा पीटीआई के बिकेंगे। फिर तो डर ही खत्म हो जाएगा ना। ओपन बैलेट क्यों चाह रही है पीटीआई, कि हमें पता चले, क्योंकि वो उनको ये खदशा होता है कि ये इस तरीके से जो है ना, मतलब अगर वो हुआ तो ऐसा मसला। तो यहां पर तो ये बहुत सारी सूरत हाल देखें, सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। आ जाइए जनाब दूसरी खबर पर, लेकिन उस दूसरी खबर से पहले मुजफ्फरगढ़ का मैंने कहा था कि याद रखिएगा, मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई टाइगर फोर्स का एहलकार सरकारी आटा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक, अब ये टाइगर फोर्स, अब तो पता है ना कि टाइगर फोर्स का पता नहीं चल रहा था लोगों को, भाई ये जमीन पर है, ये आसमान पे है, ये मरीख पे है, ये खला में है। खैर खला में तो और मखलूक है खलाई, लेकिन ये बहरहाल कोई बात इस तरह से होती है। तो बात ये है कि मुजफ्फरगढ़ में जनाब वो कह रहे हैं कि सरकारी आटा वो प्रोवाइड कर रहे थे साहब, सरकारी आटा दुकानों को,
دکانوں کو پرووائڈ کر رہے تھے. جی ہاں, لیکن میں حیران ہوں کہ یہ سرکاری آٹے پر یہ سرکاری خزانے پر یہ ٹائیگر فورس کو کس لیے بٹھا دیا گیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دودھ پر بلے کو اس کی دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا جائے. اب یہاں تو جب وہ پکڑا گیا تو جب وہ چوری ہو رہا تھا آٹا, اور جناب اس پولیس نے اب پکڑ لیا شکایات پر, وہ جناب سرکاری آٹا پرووائڈ کر رہے تھے دکانوں کو, اور وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے صاحب. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے یہ جن کا میں نے ذکر کیا مظفر گڑھ سے, پرائز کنٹرول کمیٹی کے ٹاسک فورس کا وہ چیئرمین بھی تھے یہی خرم لغاری صاحب, انہوں نے چند روز پہلے اس چیئرمین شپ سے بھی, ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. تو بہرحال اب بہت ساری خبریں ہیں کہ جناب ٹائیگر فورس کو خان صاحب کہتے ہیں, او میرے ٹائیگرو ٹھیک ہو گیا نا جی, تو اس طریقے سے فلاں کو پھینٹا لگا دو, اس کو پھینٹا, یہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کبھی آٹا چوری کرتے ہوئے سرکاری آٹے پہ ٹائیگر فورس کو کیوں بٹھایا گیا. آ جائیں جناب مولانا سعد رضوی صاحب والی خبر پہ, بہت ہی سنجیدہ قسم کی خبر ہے. مولانا سعد رضوی صاحب جو کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور انہوں نے خادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد, خادم رضوی صاحب جب لاسٹ دھرنا لے کے آئے تھے یہیں اسی حکومت میں آئے تھے, خادم رضوی صاحب کی بھی کچھ لوگوں کی نا وفات اس طریقے سے عوام سے ہضم نہیں ہو پا رہی, جیسے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی, ٹھیک ہو گیا نا, جیسے خادم رضوی صاحب کی. تو اس میں وہ لوگ اس کو نا اس ایک طرح سے ان کو کورونا سے کہہ دیا گیا کہ وہ انہوں نے وفات پائی, لیکن وہ ہضم نہیں ہو رہی بہت سارے لوگوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اب اس کی ڈیتھ کو کوئی ان نیچرل ڈیتھ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں نا. خادم رضوی صاحب نے لاسٹ دھرنے میں ایک جملہ کہا تھا, غالباً اگر آپ کو یاد ہو, وہ میں نے سنا تھا, وہ جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ بھائی جو ہے نا یہ شرائط ہماری پوری کریں, اور وہ فرانس کے سفیر والا معاملہ تھا نا, اس پہ انہوں نے دھرنا لے آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بتاتا ہوں کہ ان کے بیٹے کی جو تحریک لبیک پاکستان کے نئے سربراہ ہیں, کیا ہوا گرفتاری کا, کیا یہ سلسلہ کیا کس طرح سے ملتوی ہوا. تو جناب وہ خادم رضوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ اس کے فرانس کے سفیر کو ابھی بھگاؤ, شریعت بل جو ہے نا منظور کرو, اپنا ناموس رسالت بل, ٹھیک ہے نا, آئین میں وہ بل منظور کرو, اور اس طریقے سے فرانس کی اشیاء پر بھی پابندی لگاؤ وغیرہ, یہ سارا کچھ چیزیں نا. تو لیکن اگر یہ ایسا نہ ہوا اس طرح کے مطالبات, تو میں پھر بتاؤں گا کہ پچھلے دھرنے میں ہمیں کس نے کہا تھا آنے کو. یہ وہ بات تھی جو بڑی کرٹیکل بات تھی, جو بڑا پوائنٹ تھا, اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. پھر اس کے بعد وہ گئے, پھر پتہ چلا بیمار ہوئے, پھر پتہ چلا وہ کورونے سے چل بسے, اور پھر اس کے مطلب وہ پھر اس طریقے سے نا لوگوں کو ہضم نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد ان کی جو شورا ہے, تحریک لبیک پاکستان کی شورا, انہوں نے ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سعد رضوی صاحب کو ان کا, تو اب سعد رضوی اپنا سربراہ مقرر کیا, شورا نے نامزد کیا TLP کا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے نا سعد رضوی صاحب بھی, مولانا سعد رضوی صاحب بھی اسی طرح سرگرم ہو گئے, اور مولانا سعد رضوی صاحب نے 16 فروری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ اگر فرانس کے سفیر کو نہ نکالا گیا, کیونکہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اور ان کو جس طریقے سے پیچھے بھیجا کہ فرانس کے سفیر کو اس طریقے سے نکالیں گے, یا جو بھی وہ معاہدہ آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا سارا, اور اگر وہ اپنا توہین رسالت بل منظور نہ ہوا, اور ابھی اس طریقے سے فرانس کی چیزوں پر اگر پابندی نہ لگی, اور باقی اس طرح کے مطالبات, تو 16 فروری کو انہوں نے کہا ڈیڈ لائن, پھر ہم آئیں گے دھرنا لے کر. اسی لیے پولیس ماڈل ٹاؤن میں جمع ہوئی بہت بڑی تعداد میں, ٹھیک ہے نا, پولیس کی نفری جمع ہوئی, ان کے گھر سمن آباد میں چھاپا مارنا تھا, ان کی گرفتاری ڈن ہو گئی تھی. اسی وجہ سے کسی نے فون کیا, اور حکومتی شخصیت نے, یہ میں بتا دوں, سیاسی شخصیت, حکومتی شخصیت نے, انہوں نے کہا اپنے کیوں ایویں پھڈا ڈالتے ہو, ادھر سرکاری ملازمین کا ابھی تک پھڈا جاری ہے. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے, لیکن ابھی تک دھرنا ان کا جاری ہے. انہوں نے کہا نہیں, جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا ہم اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں گے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کلٹی مار کے کسی پتلی گلی سے نکل جائیں اس طریقے سے, اور پھر ہمیں ہمارا احتجاج جو ہے نا ملتوی کرا کے. کہا آپ نے دیکھا تو صحیح کہ شارع دستور پورا میدان جنگ بن گیا, ادھر آنسو گیس, تو ادھر لاٹھی چار, تو ادھر سب کچھ, یہ اس طریقے سے کیسے کیا صورتحال ہو رہی تھی. تو بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جناب یہاں سے فون گیا, انہیں بتایا گیا کہ نہیں ابھی ان کو گرفتار نہیں کرنا, کیونکہ ان کو گرفتار کرنا تھا.
ان کو گرفتار کرنا تھا 16 فروری سے پہلے اور انہوں نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ 16 فروری تک اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر دھرنا ہوگا، اور اس طریقے سے ان کو گرفتار کرنا ان کا 4تھ شیڈیول میں نام شامل کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یار یہ سارے محاذ اکٹھے نہ کھولو، ادھر سے سینٹ الیکشن، ادھر سے پھر اپوزیشن کیش کرائے گی، اپوزیشن اس احتجاج میں بھی شامل ہو گئی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے نا ابھی ان کا ایشو چل رہا ہے، ادھر سے سینٹ الیکشن ہے، ادھر سے یہ مطلب بہت ساری چیزیں، تو یہ ایک بڑی ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی کہ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر وہ مطالبات سب سے بڑی بات نکتہ تو یہ ہے نا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو 16 فروری کو اگر وہ پھر نکل پڑے دھرنے کے لیے اور پھر نکل پڑے اسلام آباد کے لیے، یا پھر انہوں نے لاہور میں کہیں کو مال روڈ بلاک کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بہت چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، آپ کو ہر ایک چیز سے انشاءاللہ اس طرح آگاہ رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔